स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द आइलैंड के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जो हमारी कोस्टल प्लेन है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, तो ये जो कोस्टल प्लेन है इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो के अंदर हम आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो इंडिया है उसके अंदर इंडिया की मेन लैंड तो है ही, साथ में इंडिया के अंदर 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। कौन कौन से? एक है अंडमान निकोबार, एक है इस साइड में तो है अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन सी साइड में है? लक्षद्वीप जो इंडिया है इंडिया के पास में है। जैसे ये हमारी जो मालाबार कोस्ट थी, हमने देखा था कि जो कोस्टल प्लेन है उसको भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये जो केरल वाला पार्ट था वहाँ पे कौन सी कोस्ट थी? मालाबार कोस्ट। तो जो मालाबार कोस्ट है उसके साउथ में हम बोल सकते हैं कि ये जो मालाबार कोस्ट है इसके साउथ में कौन आता है? लक्षद्वीप। तो यहाँ पे कौन सा आइलैंड ग्रुप है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हो गया। और जो अंडमान एंड निकोबार है वो कहाँ पर है? तो जो हमारी बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर क्या है? हमारा अंडमान एंड निकोबार। और लक्षद्वीप अरेबियन सी के अंदर क्या है? लक्षद्वीप है। तो पहले हम लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप लाइन क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। ये जो मालाबार कोस्ट है उसके पास में मालाबार कोस्ट कौन सी है? जो केरल के कोस्टल रीजन पे जो कोस्ट है यहाँ पे, ये कौन सी कोस्ट हो गई? मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट के पास में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। अर्लियर दे वर नोन एज, अब ये जो लक्षद्वीप, ये जो इस आइलैंड का नेम जो है वो लक्षद्वीप है, लेकिन पहले जो लोग हैं वो इस आइलैंड ग्रुप को लक्षद्वीप नहीं बोलते थे। वो तो 1973 के अंदर इसको रीनेम कर दिया गया है। पहले लक्षद्वीप आइलैंड को क्या बोलते थे लोग? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी। क्या बोलते थे? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी। और बाद में उसको रीनेम कर दिया गया था 1973 में। तो बाद में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, इनको बाद में क्या बोला जाने लगा? लक्षद्वीप आइलैंड। तो बाद में इसका नेम 1973 में लक्षद्वीप आइलैंड कर दिया। तो ये पूरा कितनी दूर के अंदर फैला हुआ है? तो एरिया है इसका 32 स्क्वायर किलोमीटर। ज़्यादा दूर के अंदर नहीं फैला हुआ है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही हमारे ये जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो फैला हुआ है। आइलैंड ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लक्षद्वीप सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है। तो बहुत सारे आइलैंड जो है उनके ग्रुप को हमने क्या बोला है? लक्षद्वीप। तो कितनी दूर में है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मतलब जहाँ से इसकी पूरी देख रेख होती है लक्षद्वीप आइलैंड की, कहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कावरत्ती में। तो जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है उसकी कैपिटल कहाँ है? कावरत्ती में। और कावरत्ती में भी सारे क्या होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो कावरत्ती से ही संभाला जाता है पूरे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में। द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। और जो हमारा पिट्स आइलैंड है कहाँ पे? पूरे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में। तो जैसे ये पूरा क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कावरत्ती। और कावरत्ती के जस्ट ऊपर क्या है? पिट्स आइलैंड। तो जो पिट्स आइलैंड है जहाँ पे जो भी लोग हैं वो नहीं रहते, वो क्या है? अनइनहेबिटेड है। तो वहाँ पे लोग नहीं रहते। तो यहाँ पे लोग तो रहेंगे नहीं। जो पिट्स आइलैंड ग्रुप है, जो पिट्स आइलैंड है वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे जितने भी बर्ड्स आते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यहाँ पे उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो विच इज़ अनइनहेबिटेड, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे क्या है? बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो वहाँ पे उनको खाना वगैरह दिया जाता है, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। दिस आइलैंड ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड। और ये जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है ये किससे बना हुआ है? कोरल आइलैंड से। अब आपके मन में भी कभी सवाल आया होगा कि ये जो आइलैंड है ये यहाँ पे बीच में बन कहाँ से जाती है, बीच में मिट्टी आती कहाँ से है? तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है
वो किससे बना हुआ है? कोरल आइलैंड से या फिर कोरल पॉलिप्स जो होते हैं उनसे बना हुआ है लक्षद्वीप। अब ये कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में कि जो हमारी मालाबार कोस्ट है उसके जस्ट ये पास में है। पहले इसको किसी और नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंदीवी। तो पहले इन नाम से जाना जाता था और 1973 में इसको फिर से रीनेम करके लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो उसका नाम हो गया है। पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंदीवी के नाम से जाना जाता था। कितनी दूर में फैला हुआ है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कावरत्ती में। यहाँ पे क्या है? एक बर्ड सेंचुरी है जो कावरत्ती, जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है उसके जस्ट नॉर्थ में यहाँ पे क्या है? पिट्स आइलैंड है जहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनको प्रिजर्व किया जाता है। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किससे बना है? कोरल आइलैंड या फिर कोरल पॉलिप से बना है। अब ये कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं तो इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम कोरल पॉलिप्स के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो कोरल पॉलिप्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो क्या है? कोरल पॉलिप्स एक छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। विच लिव इन कॉलोनीज, और ये जो है कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। जैसे बहुत सारे जो कोरल पॉलिप्स है वो एक साथ में रहते हैं। कोरल पॉलिप्स क्या है? ये इंसेक्ट है जो कि कॉलोनीज के अंदर रहते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटी साइज होती है इनकी। दे फ्लरिश इन शैलो, और ये कहाँ पे रहते हैं? मतलब ये कहाँ पे ज़्यादा फैलते हैं, कहाँ पे ज़्यादा ये रहते हैं? इन शैलो, जो शैलो वाटर होता है ये वहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कोरल पॉलिप्स है ये वाटर के अंदर रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये वाटर का सरफेस है तो यहाँ पे नीचे जो है शैलो, तो थोड़ा डीप में क्या पाए जाते हैं? ये कोरल पॉलिप्स पाए जाते हैं। ज़्यादा डीप में भी नहीं, थोड़ा शैलो में ही। तो दे फ्लरिश इन शैलो, ज़्यादा डीप में नहीं, बस ये थोड़ा बहुत ही जो हमारी समुद्र का जो टॉप सरफेस एरिया होता है उससे थोड़ा पास में ही ये हमें मिल जाते हैं। मड फ्री एंड वार्म वाटर, और ये कहाँ पे रहते हैं? मड फ्री वाटर, जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ नहीं है, एंड वार्म वाटर, और इन्हें थोड़ा गर्म पानी, जहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस जहाँ पे थोड़ा बहुत गर्म पानी होगा, जहाँ पे जो वाटर है वो ज़्यादा शैलो, ज़्यादा डीप नहीं होगा, ये शैलो के अंदर ही मिलते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ नहीं होगा वहाँ पे हमें जो कोरल पॉलिप्स है वो मिल जाएंगे। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो कोरल पॉलिप्स है ये कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं। अब आप सोचोगे कि हम लक्षद्वीप का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये कोरल पॉलिप्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो कोरल पॉलिप्स है यही लैंड सरफेस को बनाते हैं। तो वो लैंड सरफेस को कैसे बनाते हैं वही हम देखेंगे, लेकिन पहले ये कहाँ पे रहते हैं, कितने छोटे हैं, इसका भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो कोरल पॉलिप्स बहुत छोटे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही इन्हें देख सकते हैं। ये कॉलोनीज के अंदर रहते हैं और ये थोड़ा शैलो, ज़्यादा डीप में नहीं, हमें थोड़ा ये जो समुद्र होता है उसके सरफेस के थोड़ा पास में ये हमें मिल जाएंगे। जहाँ पे कीचड़ होगा वहाँ पे ये हमें नहीं मिलेंगे, और ये थोड़ा सा गर्म पानी जहाँ पे होगा वहाँ पे हमें मिल जाएंगे। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक सॉलिड जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसे ये सीक्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कोरल पॉलिप्स है और ये क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करेंगे। तो लाखों सालों में, करोड़ों सालों में बाद में क्या करते जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते जाते हैं। और जैसे जैसे ये एक तो है नहीं कोरल पॉलिप्स, ये कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, तो बहुत सारे कोरल पॉलिप्स होते हैं, ये लाखों सालों तक क्या करते जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते जाते हैं, जो कि क्या है, एक सॉलिड है। और बाद में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। ये बहुत सारे हैं तो ये क्या करते जाएंगे, रेगुलरली सीक्रेट करते जाएंगे। और बाद में जो हमें समुद्र है उसकी जो सरफेस है
वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत लैंड जो है वो दिखती जाएगी। तो इस तरह से बाद में हमें जो लैंड है वो दिखाई देती है। ये कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करती हैं, उससे ये जो लैंड है वो बनती जाती है। तो दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे एक एग्जांपल देखें तो हमने आपको सोचोगे कि आपको कैसे पता कि ये जो कोरल पॉलिप्स है इन्होंने कोई लैंड बनाई होगी, तो उसका एक एग्जांपल है, क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि किससे बना है, कोरल पॉलिप्स जो है उन्होंने इसे बनाया है। उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट किया और बहुत सारे कोरल पॉलिप्स थे। जैसे हमने देखा कि ये कॉलोनीज में रहते हैं, तो बहुत सारे कोरल पॉलिप्स थे और इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को वो सिक्रेट करते गए और उससे क्या बना, जो लैंड है उसका सरफेस बन गया। तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अब इसके अंदर एक एटॉल्स भी आता है। अब ये एटॉल्स क्या बला है, इसे भी हम देख लेते हैं। एटॉल्स आर सर्कुलर। ये जो एटॉल्स होते हैं वो सर्किल के शेप में होते हैं। जैसे ये जो सर्किल है ये क्या हो गया, एटॉल्स हो गया। लेकिन ये जो एटॉल्स है वो किससे बना है, ये जो कोरल पॉलिप्स है इन्होंने ही ये जो एटॉल्स है इसको बनाया है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते गए और एक फिक्स पर्टिकुलर मैनर में। जैसे ये जो हमारे कोरल पॉलिप्स है ये सर्कुलर जो शेप है उसके अंदर क्या करते गए, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते गए। तो बाद में क्या बन गया, एटॉल्स बन गया, जो कि सर्कुलर शेप का होता है। और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स, और कौन सी शेप का होता है, हॉर्स शू शेप का। जैसे हॉर्स का शू कैसा होता है, ऐसे। तो इस तरह से भी ये क्या बनाते हैं, कोई एक एटॉल बना देते हैं। एटॉल सर्कुलर शेप का भी होता है और हॉर्स के शू शेप का भी होता है। उसे बनाता कौन है, कोरल पॉलिप्स बनाती हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं और लाखों सालों बाद में क्या बन जाता है, हमारी ये जो समुद्र है उसके ऊपर ये एक लैंड का सरफेस बन जाता है। और एक ऐसा लैंड मास जो कि चारों साइड से पानी से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा। तो बाद में आइलैंड जो है वो बन जाता है। तो हमने जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे है, जैसे ये हमारी इंडिया का सदर्न पार्ट है। तो इंडिया का ये सदर्न पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो इस तरह से क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड, ये क्या है, इलोंगेटेड चेन है आइलैंड की। जैसे ये जो चेन है ये काफ़ी लंबी है। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा और थोड़ा पास पास में बनाया है, छोटा भी है। लेकिन अगर आप इसको मैप के अंदर देखोगे कि आपकी बुक के अंदर क्या है, इसके हमारी जो इंडिया है उसके जो मैप है वो बहुत सारे हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कई दूर तक फैला हुआ है, वो काफ़ी लंबा है, इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है। जिस तरह से जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप था वो भी कई सारे आइलैंड से मिलके बना हुआ था, उसी तरह से ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो भी बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना हुआ है। ये एक लंबी चेन है आइलैंड की। लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, कहाँ पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में। और जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड था वो कहाँ पे लोकेटेड था, हमारे अरेबियन सी में। एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये नॉर्थ से लेके साउथ तक फैले हुए हैं। जैसे ये इस तरह से फैले हुए हैं नॉर्थ से साउथ तक। दे आर बिगर इन साइज, और इनकी जो साइज है वो काफ़ी लंबी है। हमारी ये जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप था वो तो सिर्फ और सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर तक ही फैला हुआ था, लेकिन ये थोड़े बड़ी साइज के अंदर है। एंड आर मोर न्यूमेरस एंड स्कैटर्ड, और ये कई दूर तक फैले हुए हैं, कई दूर तक तो ये फैले हुए हैं। काफ़ी लंबी चेन है और ये थोड़े बड़े साइज के अंदर भी है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। अब ये यहाँ पे क्या है, की पॉइंट है। जैसे ये हमारी जो इंडिया है, ये म्यांमार वगैरह वो सारी कंट्रीज़ आ गई। तो जो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है, पूर्वांचल रेंज है, ये हिमालयस रेंज थी। फिर क्या आ गई थी,
हिमालयाज जो थे वो थोड़ा टिल्ट हो गए थे साउथ की साइड में। तो जब हिमालयाज टिल्ट हो गए थे तो कौन सी रेंज बनी थी? पूर्वांचल रेंज। यहाँ पे बाद में पहले तो हिमालयाज इस तरह से जा रहे थे, लेकिन बाद में जैसे ही आसाम की बाउंड्री या फिर अरुणाचल प्रदेश तक वो पहुँचे, फिर वो वहाँ से टिल्ट हो गए और क्या बनी? हमारी पूर्वांचल रेंज बनी। अब पूर्वांचल रेंज जो है वो हमारे त्रिपुरा मिजोरम वहाँ तक तो आ गई, लेकिन बाद में क्या आ गया? ओशियन आ गया। तो बाद में जो हमें जो पूर्वांचल रेंज है वो दिखाई नहीं दी। तो ओशियन था तो जो पूर्वांचल रेंज थी वो हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन बाद में जब हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखें, वहाँ पे क्या है? ज़मीन है। तो वहाँ पे जो हमें ये डूबे हुए जो माउंटेन्स थे उनका एक एलिवेटेड पोर्शन दिखता है। वहाँ पे हमें दिखता है कि जो पूर्वांचल रेंज थी वो भी है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। तो ये माना जाता है that these islands are an elevated portion of submarine mountains। ये जो डूबा हुआ माउंटेन था जो हमारी पूर्वांचल रेंज थी, बाद में समुद्र के कारण वो डूब गई थी, लेकिन अंडमान एंड निकोबार के अंदर हमें उसका कुछ एलिवेटेड पोर्शन जो है वो दिखाई देता है। दिस आइलैंड ग्रुप एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये वाला जो हमारा आइलैंड ग्रुप है, कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ये इक्वेटोरियल कंडीशन को भी जो है अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करता है, जैसे ये हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। और हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और है, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो हो गया अंडमान और नीचे वाला जो पार्ट है वो हो गया निकोबार। तभी तो इसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट हो गया अंडमान और नीचे वाला पार्ट हो गया निकोबार। तो यही रीज़न है कि इसको हम अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। तो ये लंबी चेन है, बहुत बड़ी साइज है इनकी। एलिवेटेड पोर्शन जो है किसका? सबमरीन माउंटेन का। यहाँ पे पूर्वांचल रेंज जो है वो हमें दिखना बंद हो गई थी, लेकिन बाद में अंडमान एंड निकोबार के अंदर हमें वो दिखाई देती है। और ये इक्वेटोरियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको भी एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो इंडिया का ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कितने उसने लैटिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है उसका? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, तो ये जो इक्वेटर के कुछ पास में है, तो बाद में नीचे क्या आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने देखा था कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसके अंदर एक इंदिरा पॉइंट भी था। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया था। तो एक इंदिरा पॉइंट भी था जो कि 8 डिग्री से भी थोड़ा इक्वेटर के पास में था। तो जो इंदिरा पॉइंट भी था एक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 2004 के अंदर सुनामी आई थी तो वो सबमर्ज हो गया था। तो यहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट भी था। तो ये जो है इक्वेटर के पास में है। तो जो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको ये इंजॉय करता है। तो जैसे इक्वेटर के अंदर रेनफॉल होती है, तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी रेनफॉल होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो वही सब कुछ जो हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है। एक तो वहाँ पे फॉरेस्ट है, तो जो ट्रीज़ है वो तो हमें दिखाई देंगे ही, साथ ही साथ में वहाँ पे हमें एनिमल्स भी दिखाई देते हैं। जैसे जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप था वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी थी पिट्स आइलैंड में। तो जो बर्ड सेंचुरी थी, वैसे लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर भी क्या है, जो बर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए कोई सेंचुरी वगैरह है। वैसे ही जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पे भी काफ़ी बर्ड सेंचुरीज है और वहाँ पे भी ट्रीज़ को, एनिमल्स को, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो हमारी वाला जो आइलैंड्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया और हमने कोरल पॉलिप्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हमने देखा कि हमारी जो पूरी इंडिया है उसके अंदर माउंटेन्स हैं, नदर्न प्लेन्स हैं और जो हमारी पेनिनसुला प्लेट्यू है वो भी है, थार डेजर्ट भी है, कोस्टल लाइंस भी है और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो होगा ही। तो ये जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ देखने वाले हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.